गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पोकन इंग्लिश क्लास। कल हमने टेंस के बारे में पढ़ा और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने किया था और कुछ स्पोकन इंग्लिश के सेंटेंस भी मैंने आपको दिए थे। आज मैं शुरू में आपको कुछ स्पोकन इंग्लिश के सेंटेंस दे देता हूँ। उसके बाद हम टेंस में आगे बढ़ेंगे। आप इनको नोट करिए और इनको बोलने की कोशिश किया कीजिए। जुबान फिसल गई। कई बार हम कुछ गलत बोल देते हैं जो हम बोलना नहीं चाहते हैं, तो फिर ये सेंटेंस हम उसके बाद बोल सकते हैं। इट वॉज स्लिप ऑफ टंग। इट वॉज अ स्लिप ऑफ टंग। टंग की स्पेलिंग आप देख लीजिए अच्छे से। ये वो सामान्य और आसान स्पेलिंग्स हैं जो हम प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से या हमारी कमांड नहीं होने की वजह से इंग्लिश में हमें याद नहीं रहती है। तो इट वॉज अ स्लिप ऑफ टंग। दूसरा है तुम मेरे आगे नहीं टिक सकते। इसका हो जाएगा यू कांट स्टैंड अगेंस्ट मी। और थर्ड सेंटेंस, मैंने बहुत कोशिश की परंतु सब बेकार। इसका हो जाएगा I tried a lot but all in vain। सब व्यर्थ। ऑल इन वेन मीन्स सब व्यर्थ। अलॉट माने बहुत अधिक। ठीक है, आपने वो ग्रीडी फॉक्स की जो स्टोरी थी बचपन में वो सुनी होगी, जिसमें वो अंगूर उसके हाथ नहीं आते हैं। द ग्रेप्स आर सोर। तो वो बार बार उछलती है उनको प्राप्त करने के लिए। और फिर ऑल इन वैन, तो उस स्टोरी में हमने ये वर्ड पढ़ा था, ऑल इन वैन, सब व्यर्थ। ठीक है, मैंने बहुत कोशिश की परंतु सब बेकार। आई ट्राइड अ लॉट बट ऑल इन वैन। इसको आप अपने डे टू डे लाइफ के जो सेंटेंस है उनमें यूज कर सकते हैं। जैसे हमने मैच जीतने की बहुत कोशिश की पर सब बेकार। ओके, वी ट्राइड अ लॉट टू विन द मैच बट ऑल इन वैन। इस तरह से मैंने तुम्हारी हेल्प करने की बहुत कोशिश की। आई ट्राइड अ लॉट टू हेल्प यू बट ऑल इन वैन। इस तरह से। उस पर चोरी का इल्जाम है। उस पर चोरी का इल्जाम है। ये सेंटेंस इसलिए लिखवा रहा हूं मैं कि इसी पैटर्न के आप और भी सेंटेंस बोलें और बनाएं। ठीक है, जो दिया है ये हर पैटर्न के 5-5 सेंटेंस आप बनाएं। उस पर चोरी का इल्जाम है। He is accused of theft. He is accused, ROP, accused of theft. Theft means चोरी। थीफ से बना है ये वर्ड। थीफ की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए, THIEF। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसी तरह से आपकी वोकेबुलरी अच्छी होती चली जाएगी। जैसा मैं डेली बताता हूँ आप उसको नोट करते जाइए। उस पर चोरी का इल्जाम है। ही इज accused of theft। और फिफ्थ सेंटेंस से लास्ट, फिफ्थ सेंटेंस मैं इनको रब कर देता हूँ।
फिफ्थ सेंटेंस, इस मामले को किसी तरह सुलझाओ। इनमें जो मीनिंग्स आ रहे हैं वो भी आप नोट करते जाएं। इस मामले को किसी तरह सुलझाओ। सेटल दिस मैटर, सेटल दिस मैटर समहाउ। समहाउ, समहाउ का मतलब होता है जैसे तैसे, किसी तरह, जैसे तैसे इस मामले को सुलझाओ, समहाउ। ठीक है, जैसे भारी बारिश हो रही थी फिर भी मैं जैसे तैसे स्कूल पहुंचा। इट वॉज रेनिंग हैविली येट समहाउ आई रीच्ड स्कूल। इस तरह से इसको वो भी जगह आप यूज कर सकते हैं। सेटल दिस मैटर समहाउ, या फिर ये समहाउ आगे भी आ सकता है, समहाउ सेटल दिस मैटर प्लीज। ठीक है, अब हम लेते हैं टेंस पे आते हैं वापस। कल हम टेंस कर रहे थे और हमने अफर्मेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल देखा था। चलिए और देखते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। फॉर्मूला हमने बता दिया था कल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से। तो हम देखते हैं, पहले तो सिंपल सेंटेंस हम लेते हैं, मैं जाता हूँ। ठीक है, आई गो, वह जाता है, ही गोज। अब यहाँ पे ई एस लग गया। इसके रूल मैंने पिछले वीडियो में आपको लिखवा दिए थे। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं, वी गो। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म आई वी दे यू के साथ, इस तरह से। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं, ये सब्जेक्ट है और ये मेन वर्ब है, तब इसको आगे बढ़ाएं अगर, तो राम स्कूल जाता है, तो हो जाएगा राम गोज टू स्कूल। और इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं, राम सोमवार को स्कूल जाता है। ठीक है, तो उसका हो जाएगा राम गोज टू स्कूल ऑन मंडे। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए प्रीपोजिशन, एक रूल है, साथ ही लिखिए आप, प्रीपोजिशन की बात है तो दिन के नाम के पहले ऑन तथा महीने के नाम के पहले इन आता है। ठीक है, राम गोज टू स्कूल, अब यहाँ अगर महीना होता राम गोज टू स्कूल इन जुलाई, तो फिर यहाँ पर इन जुलाई मंथ के नाम में इन आता। और इसी तरह से दिन के नाम और तारीख, तारीख के पहले भी, तारीख के पहले भी ऑन आएगा, ऑन आता है। ये प्रीपोजिशन के रूल भी साथ लिखवा दिए मेरे, जैसे
जैसे होता है ही गोज टू स्कूल ऑन जुलाई 2, 2020, इस तरह से। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लेते हैं नेगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही नेगेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर आप नोट लगाइए और नोट लगा के लिखिए डू और डज हेल्पिंग वर्ब के साथ सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो एग्जाम में अगर आपको करेक्ट फॉर्म भरनी हो और उस सेंटेंस में आपको डू या डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में नजर आ जाते हैं तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही भरनी है, एस या ईएस लगाने की उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट फॉर्म भरनी है केवल। जैसे नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं हम, बच्चा नहीं खेलता है, अ चाइल्ड डज नॉट प्ले। ये हो जाएगा। अगर इसी को आगे बढ़ा दें, बच्चा क्रिकेट नहीं खेलता है, अ चाइल्ड डज नॉट प्ले क्रिकेट। ये हो जाएगा। ठीक है, ये अ चाइल्ड और द चाइल्ड में कंफ्यूज मत होइए। अगर बच्चे का कहीं पर पहली बार प्रयोग हो रहा है तो अ चाइल्ड लगाएंगे, और कोई स्टोरी या निबंध या कुछ हम लिख रहे हैं तो उसमें पहले से ही उस चाइल्ड के बारे में बात चल रही है तो फिर द लगा देंगे। ठीक है, अब डू डज के रूल में लिखवा दूं आपको कि डू कहाँ आता है। तो जब सब्जेक्ट ही शी इट और किसी का नाम ही शी इट नेम और सिंगुलर हो कोई के साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट होता है तो डज आएगा, और सब्जेक्ट आई वी दे यू और प्लूरल के साथ डू आएगा। ये इसके रूल हैं। बाकी फॉर्मेट वो ऊपर वाला ही लगेगा। इसके बाद एक दो सेंटेंस हम और देख लेते हैं। जैसे मेरे पिताजी मेले में नहीं जाते हैं, माय फादर मेले में नहीं जाते हैं, माय फादर। अब सिंगुलर है ये, डज नॉट गो टू फेयर। इस तरह से ये हो जाएगा। ये नेगेटिव हो गया हमारा। अगले वीडियो में लेंगे हम इंट्रोगेटिव। इसमें आपको किसी भी तरह कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।